हेलो स्टूडेंट्स, दिवाली की छुट्टियां समाप्त हो गई और अब छुट्टियों के बाद आपने बहुत अच्छे से दिवाली भी सेलिब्रेट कर ली होगी। और छुट्टियों के बाद अब पढ़ाई फेस्टिवल शुरू होने की बिल्कुल हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो अब हमको शुरू करना है पढ़ाई का फेस्टिवल। क्योंकि हम ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़े हुए हैं और इन कक्षाओं के माध्यम से जो भी आपको समझने में कुछ तकलीफ हुई है उसको आप बार बार जब पढ़ेंगे तो या बार बार वीडियो देखेंगे तो वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन आपको अच्छे से देखना होगा, समझना होगा और तभी आपको पूरे से याद हो जाएगा तुरंत उसी समय कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्या आपको अच्छे से समझ में आया है और क्या नहीं आया है। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब हम 2 बार किसी वीडियो को देख लेंगे तो वो याद हो जाता है। वैसे ही जैसे अपन पिक्चर देखते हैं तो आपको याद हो जाता है, तो ऐसे ही ये भी आपको याद हो जाएगी। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अरस्तु का नया सिद्धांत, जिसका नाम है क्रांति विषयक सिद्धांत। हमने अरस्तु के जो मेन सिद्धांत थे उनको पढ़ लिया था कि जैसे हमने उसका क्रांति का सिद्धांत से पहले हमने क्या पढ़ा था, उसकी नागरिकता का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसका आदर्श राज्य हमने पढ़ लिया था और नए सिद्धांतों में आज बारी है क्रांति विषयक सिद्धांत की। तो जैसे ही क्रांति शब्द हमारे दिमाग में आता है तो उसका अर्थ किस रूप में आता है? उसका अर्थ आता है, क्रांति का अर्थ कि कहीं विद्रोह है, कहीं सशस्त्र विद्रोह है, किसी भी रूप में विद्रोह या विरोध जब नजर आता है तो उसे हम क्रांति का रूप दे सकते हैं। चाहे वो हिंसात्मक क्रांति हो, अहिंसात्मक क्रांति हो, लेकिन वो विद्रोह अवश्य होता है। ये बात हमारे दिमाग में आती है क्योंकि हमने 1857 की क्रांति और प्लासी का युद्ध, ऐसे क्रांतियां बहुत सारी पढ़ी हैं, तो उसका अर्थ यही होता है। लेकिन अरस्तु ने इस क्रांति को उस रूप में प्रदर्शित नहीं किया है जिसे हम लोग फ्रांस क्रांति या ऐसे पढ़ चुके हैं, फ्रांस की राज्य क्रांति के रूप में। तो ये इसका अर्थ उस रूप में नहीं दिया है, बल्कि इसने क्रांति का अर्थ राज्य शासन या व्यवस्थाओं में जब कभी भी कोई परिवर्तन होता है उसे नाम दिया है क्रांति का। कि जब भी शासन व्यवस्था में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है तो वो भी क्रांति का ही एक रूप है, और यदि राज्य के अंदर कोई व्यवस्था बदलती है तो वो भी एक क्रांति का ही रूप है। और यदि इन व्यवस्थाओं के माध्यम से किसी पदाधिकारी को या मतलब कोई पद दिया जाता है या पद हटाया जाता है तो वो भी एक क्रांति का ही रूप है। तो जो अरस्तु की क्रांति थी वो वैसे सशस्त्र क्रांति या विद्रोह वाली क्रांति नहीं होकर, बल्कि इससे क्या अर्थ बताया उसने, परिवर्तन से इसका अर्थ लिया है। तो हम आज जो पढ़ेंगे क्रांति के प्रकार पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रकार की क्रांतियों के बारे में अरस्तु ने बताया है। तो वो प्रकार है शासन स्वरूप में परिवर्तन करके, यदि शासन व्यवस्था बदल जाती है। जैसे क्या था, राजतंत्र था, फिर कुलीन तंत्र आया और फिर लोकतंत्र आ गया। तो ये 3 मोटे मोटे तंत्र के रूप में यदि देखते हैं तो वो क्या बदला, शासन व्यवस्था बदली, शासन का स्वरूप बदला। उसके बाद में हम देखते हैं शासन के प्रयोगकर्ताओं को बदलने वाली क्रांति। जैसे राजतंत्र चल रहा है, राजतंत्र में कौन, जैसे जो राजा था उस राजा को हटाया, अब उसकी जगह दूसरे राजा को नियुक्त कर दिया, तो वो प्रयोगकर्ता बदल गए। फिर यदि कुलीन तंत्र है तो कुलीन तंत्र में 10 लोगों की कोई एक पंचायत है, शासन व्यवस्था चला रहे, उन 10 को बदल दिया, या 10 में से 4 को बदल दिया, 6 वही है, फिर नई व्यवस्था बना दी, तो वो प्रयोगकर्ता बदल गए। लोकतंत्र है तो उसमें वही निर्वाचित व्यक्ति बदल गया है, तो ये भी व्यवस्था उससे ही रिलेट करती है कि शासन में प्रयोगकर्ता के बदलने वाली क्रांति। अगला है शासन की शक्ति की मात्रा में परिवर्तन करने वाली क्रांति। यदि शासन की शक्ति कम है तो क्या होगा, शासन की शक्ति ज्यादा है तो क्या होगा, तो वो जो परिवर्तन होगा
वो भी क्रांति का ही एक रूप होगा अरस्तु के अनुसार। अगली क्रांति का प्रकार है नए पदों की सृजनशीलता वाली क्रांति। कि जैसे जो पद चल रहे हैं, जो मुख्य मुख्य पद होते हैं वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी बीच बीच में नवीन पदों का भी सृजन हो जाता है, क्योंकि कार्य की अधिकता की वजह से या समस्याओं के समाधान के रूप में नवीन पदों का सृजन होता रहता है। सृजनशीलता का अर्थ होता है ग्रहण करना। हम कोई नई बात को अपना रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो वो है क्या ग्रहण कर रहे हैं, नए पद को ग्रहण कर रहे हैं, तो वहां पर भी क्रांति की संभावना हो सकती है। और अंतिम है पुराने पदों की समाप्ति। कि यदि कोई पद लंबे समय से चला आ रहा है और अब उस पद को हटा दिया गया है, तो हो सकता है उससे भी कोई क्रांति हो जाए, संभावना है कि क्रांति हो सकती है। तो अरस्तु ने अपने क्रांति विषयक सिद्धांतों में इन्हीं सब बातों का, पहले उसने क्रांति के प्रकार बताए, फिर उसके कारण और फिर उसके उपाय भी बताए थे कि किस प्रकार से क्रांतियों को रोका जा सकता है। तो आज हम पढ़ते हैं कि क्रांति क्या है और उसके प्रकार क्या है। सेबाइन ने लिखा है अरस्तु की क्रांति विषयक सिद्धांत के रूप में कि इस विषय से संबंधित पॉलिटिक्स के प्रश्न उसकी राजनीतिक सूझबूझ एवं नगर राज्यों के शासन का अधिकार व पूर्ण ज्ञान प्रकट करता है। कि हम जानते ही हैं कि अरस्तु बहुत ही अधिक वैज्ञानिक राजनेता था, जिसने तर्क वितर्क के रूप में ही अपनी इस क्रांति विषयक सिद्धांत की स्थापना की थी। क्रांति का अर्थ क्या होता है अरस्तु के अनुसार? अरस्तु द्वारा क्रांति शब्द का प्रयोग फ्रांस की क्रांति या साम्यवादी क्रांति जैसी नहीं है, वरन उसके द्वारा राज्य, संविधान या शासन सत्ता में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को क्रांति कहा जा सकता है। चाहे वो राज्य में परिवर्तन हो, चाहे संविधान में हो, या चाहे शासन व्यवस्था में हो। यूनानी नगर राज्यों की विशेषता राजनीतिक अस्थिरता रही है। हम सभी जानते हैं कि यूनान का ही रहने वाला था अरस्तु भी, तो यूनानी नगर राज्यों की विशेषता जो है वो राजनीतिक अस्थिरता की रही है, और इस राजनीतिक अस्थिरता की वजह से इतिहास साक्षी रहा है कि विश्व में अब तक होने वाली सभी क्रांतियां मनुष्य के मस्तिष्क से उत्पन्न हुई हैं, चाहे वे शासन की विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुई हो या महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के स्वार्थों की भावना से उत्पन्न हुई हो। अर्थात कोई भी असंतुष्ट समूह जब पूर्व प्रचलित शासन बदलने या शासक बदलने या शासन को अनुदार या उदार बनाने या नई शासन व्यवस्था को प्रारंभ करने या उसे समाप्त करने का प्रयत्न करता है, तो अरस्तु उसी विद्रोह को क्रांति कहता है। यानी राज्य, संविधान या शासन व्यवस्था में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन अरस्तु के अनुसार क्या है? क्रांति होता है। तो अरस्तु ने इस क्रांति के जो प्रकार बताए हैं उसे अब हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहला प्रकार है शासन स्वरूप में परिवर्तन करके। ये कौन कौन सी शासन व्यवस्था थी, और शासन व्यवस्था में जब जब परिवर्तन होता है तो वो क्रांति का कारण बन सकता है। पहले से स्थापित किसी शासन व्यवस्था के स्थान पर दूसरी शासन व्यवस्था को स्थापित करना, जैसे प्रजातंत्र को बदलकर धनिक तंत्र लाना या धनिक तंत्र के स्थान पर राजतंत्र या पुनः प्रजातंत्र लाना, शासन स्वरूप को बदलने के समान है। कि जैसे राजतंत्र एकदम से समाप्त नहीं हुआ, धीरे धीरे राजा की शक्तियों को सीमित किया गया और उसके बाद में कुलीन तंत्र लाया गया। उसका कारण क्या था कि यदि राजा बहुत अच्छा है, बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत गंभीर है, गंभीर चिंतक है,
तो उसने अपने राज्य में बहुत सारी ऐसे कार्य किए जो जनहितकारी होते थे। लेकिन कुछ राजा ऐसे होते थे जो अपने राज्य में जैसे ही उनके पास शक्तियां आ जाती थी, राजा बनते ही वो विलासी हो जाते थे, स्वार्थी हो जाते थे या अति महत्वाकांक्षी हो जाते थे। तो उनकी इस महत्वाकांक्षा के कारण वो जनता के हितों के बारे में ध्यान नहीं दे पाते थे और अपना निजी जीवन ही श्रेष्ठ बनाने के चक्कर में जनता उनसे परेशान हो जाती थी और फिर शासन व्यवस्था को बदलने का प्रयास करते थे। तो इसीलिए शासन के इस स्वरूप को ही क्या कहा है अरस्तु ने कि इस वजह से क्रांति हो सकती है, परिवर्तन हो सकता है कि राजतंत्र के स्थान पर कुलीन तंत्र ला रहे, कुलीन तंत्र के बाद में प्रजातंत्र ला रहे, प्रजातंत्र के बाद में पुनः राजतंत्र ला रहे। ऐसा कोई सा भी शासन व्यवस्था बदलता है तो वो शासन के स्वरूप में परिवर्तन होगा। दूसरा, शासन के प्रयोगकर्ताओं को बदलने वाली क्रांति। इस क्रांति द्वारा शासन को अपरिवर्तित रखते हुए मात्र शासक को परिवर्तित किया जाता है और शासन का मूल रूप वही बना रहता है जैसे राजतंत्र में राजा को परिवर्तित करना। तो इसमें क्या है, प्रयोगकर्ता को बदलना है कि राजतंत्र है लेकिन राजतंत्र के स्थान पर, राजतंत्र में राजा के स्थान पर दूसरे राजा को नियुक्त करना भी क्या है, क्रांति का ही एक प्रकार होगा। कि जैसे पहले कोई राजा था, उसकी जो व्यवस्थाएं चल रही थी शासन व्यवस्था, उससे जनता नाखुश थी तो उन्होंने अपने पसंद का राजा चुनकर मनोनीत कर उस राजा को अपने पद से हटा दिया और उस राजा को चुन लिया जिसे वे चाहते थे। तो ये क्या होगा, शासन के प्रयोगकर्ता को बदलने वाली क्रांति। कि शासन तो ही रहेगा, शासन मूर्त रूप में रहेगा लेकिन उसका प्रयोगकर्ता बदल जाएगा। अगला है शासन की शक्ति की मात्रा में परिवर्तन करने वाली क्रांति। कि शासन की शक्ति में मात्रा में परिवर्तन करने वाली क्रांति का अर्थ यह है कि इस क्रांति में शासन पद्धति को पहले के समान ही रखा जाता है लेकिन उसकी शक्तियों की मात्रा में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे प्रजातंत्र का स्वरूप कम या अधिक रूप में जनतंत्रात्मक बनाना। कि शासन तो वही है, कि शासन की शक्ति तो वही है लेकिन शक्तियों को बहुत अधिक ऊंचाइयों तक ले जाना यानी अति तक ले जाना और या बिल्कुल कम कर देना, मिनिमाइज कर देना। कि तो इससे शक्ति की जो मात्रा है वो परिवर्तित करने से भी क्रांति की संभावना है। कि यदि हर कार्य बलपूर्वक करवाया जाए, शक्ति के बल पर करवाया जाए तो वो कानून कैसा होगा, और कुछ ऐसा होगा कि आपकी मर्जी के हिसाब से आप कोई भी काम करो तो वो कानून कैसा होगा। यानी दोनों को अति तक ले जाना जो है वो परिवर्तन क्रांति का स्वरूप होगा। अगला है नए पदों की सृजन करने वाली क्रांति। कि परिस्थितियों को बदलने पर, शक्तियों के बदलने पर या कार्यभार की अधिकता के कारण जब जब नए पदों का सृजन होता है तो क्रांति का भी नया रूप सामने आता है। कि कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां उपयुक्त नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए। जब कोई समस्या सामने आती है तो ऐसा होता है कि हम लोग जैसे कोई पद सृजित कर देते हैं कि यहाँ पर एक ऐसे नए पद का सृजन हो जाता है जिसकी वजह से उस समस्या का समाधान हो जाता है। तो वो पद क्या होगा, परिस्थिति को परिवर्तित कर देता है। तो इससे क्या होगा, क्रांति उत्पन्न होगी। क्रांति रोकी भी जा सकती है और उत्पन्न भी हो सकती है। तो ये नए पदों से उत्पन्न हो जाती है। और अंतिम है पुराने पदों की समाप्ति। जब नया पद सृजित हो रहा है तो हो सकता है किसी पुराने पद को हटाया भी जाए किसी शासन व्यवस्था में, तो उसका क्या फर्क पड़ता है।
पुराने पदों की समाप्ति, जैसे वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों में यदि पुराने पदों की आवश्यकता को महसूस ही नहीं किया जा रहा है या ऐसा महसूस किया जा रहा है कि अब उस पद की आवश्यकता महत्वहीन हो गई है, अब वह पद प्रभावहीन हो चुका है, अतः उसे समाप्त करना ही उपयुक्त रहेगा। तो ऐसा भी समय आता है जब पदों का महत्व समाप्त हो जाता है। जैसे हम वैज्ञानिक आविष्कारों की जब हम बात करते हैं, जैसे पहले वो छोटा सा मोबाइल आया, या लालटेन की बात करें, हम लाइट की बात करते हैं तो लालटेन आई, दिया सलाई, चिमनी, लालटेन, मोमबत्ती, इतनी सारी चीजें हैं। लेकिन यदि घर में लाइट आ रही है तो ये सारी चीजें बेकार लगती हैं कि अब इनका कोई आवश्यकता नहीं है। लाइट आ रही है, लाइट चली जाती है तो आवश्यकता पड़ती है, नहीं, इन्वर्टर लगवा लिया हमने तो अब ये सारी चीजें बेकार हो गई, इनको हटा दिया जाए। तो ऐसा हो सकता है कि कई बार पुराने पदों की समाप्ति होने से भी क्रांति हो जाती है, कि जैसे वो पद कोई लाभकारी पद हो जिससे एक समस्या का समाधान तो हो रहा है लेकिन उससे दूसरी समस्याएं बलवती हो रही है, तो ऐसे समय में भी क्रांति होने की संभावना हो सकती है। तो इस तरीके से आज हमने अरस्तु के क्रांति विषयक सिद्धांत में उसके प्रकारों पर प्रकाश डाला है। कल हम पढ़ेंगे क्रांति के कारण।